नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप लोगों का आप सभी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परिवार पार्थ एकेडमी में। दोस्तों, रेलवे की इस शानदार कक्षा को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और इसमें अभी मैं पार्ट वाइज आप लोगों को जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट करवा रहा हूं। और आज मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए 12 लेकर आया हूं। आप सभी जैसा जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट्स में हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो पीवाईक्यू टाइप के होते हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जिनकी आने की संभावना आने वाली परीक्षा में, रेलवे की सभी परीक्षा में और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनकी एग्जाम्स में आने की ये संभावना यहां से बन जाती है। आप सभी ये सेशन देख पा रहे होंगे, मैं ये भी उम्मीद लगाए बैठा हूं। और हम इन्हीं के साथ में उन सभी एग्जाम्स को टारगेट करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाएं हैं और आपका एग्जाम 100% यहां से बनेगा, ये मैं दावा करता हूं। तो दोस्तों, आज इस श्रृंखला का भाग हम पढ़ रहे हैं सेट प्रैक्टिस सेट। आज बारी है प्रैक्टिस सेट 12 की। प्रैक्टिस सेट 11 में आपको पढ़ा चुका हूं। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। बिना देर किए आज के सेशन को हम लोग शुरू कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 11 से मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चंस दिया था। सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। चलिए, क्या था हमारा होमवर्क प्रश्न और इसका जवाब आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में दिया था। सबसे पहले हम लोग इसको शुरुआत कर लेते हैं। आपको यहां पर दिया गया था कि यदि किसी कण का रेखीय संवेग दुगुना कर दिया जाए, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, आप लोगों को बताना था। आप सभी ने कमेंट में मुझे अच्छे अच्छे जवाब दिए थे और आप सभी से ऐसे ही जवाब में चाहूंगा कि आप किसी भी टॉपिक के आंसर्स को बहुत अच्छे से डिटेल नोट्स के साथ में मुझे भेज दें। दोस्तों, यहां पर पूछा गया है कि संवेग अगर मैं दोगुना कर दूं किसी का, तो यहां जो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, इसका क्या रिलेशन होगा, इस पर क्या असर पड़ेगा, हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, काइनेटिक अगर हम लोग देखें गतिज ऊर्जा और संवेग का संबंध, गतिज ऊर्जा और संवेग में किस प्रकार का संबंध होता है, तो इस संबंध को हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में शो करते हैं और ये होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होगी किसके, p²/2m के। आप लोगों ने ये रिलेशन काफी अच्छे से पढ़ा है, सभी छोटी बड़ी क्लासेस में आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा है। यहाँ p क्या होता है, तो p होता है यहाँ पर हमारा मोमेंटम, और जिसका वैल्यू हमारे पास होता है p = m/v, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो मोमेंटम है, संवेग है, इसको दोगुना कर दिया गया है, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 गुना, यानी कि 2²। और जैसे 2 गुना होगी 2 का स्क्वायर होगा, तो यहां जो काइनेटिक एनर्जी है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स। कितना हो जाने वाला है, 4 टाइम्स। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना, चौगुनी, यानी कि यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही प्रश्न। आप सभी के द्वारा कमेंट में इसके करेक्ट आंसर मुझे दिए गए थे, जो काफी अच्छे हैं। अगर आप नए हैं और इन्हें इसका आंसर आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर भी आप देख सकते हैं, काफी अच्छे से हमारे जो स्टूडेंट है वो इसका जवाब हमें देते हैं। चलिए, प्रैक्टिस सेट 12 के पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। बायोलॉजी से हम लोग शुरुआत होगी आज के सेशन की। तो हम लोग पढ़ लेते हैं पहला प्रश्न। यहां पर आपसे पूछा गया है कि कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा। उत्सर्जन को लेकर एक क्वेश्चन है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जो एनिमल क्लासिफिकेशन या एनिमल जो हमारा पार्ट है, जूलॉजी वाला पोर्शन है, उससे कितने क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, उसी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर पूछा जा रहा है कि कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा। देखिए, यहां पर आपको ऑप्शन देके रखे हैं, यूरिया, पैलेनिज, या फिर यूरिक एसिड, या फिर अमोनिया। देखिए, उत्सर्जन के आधार पर अगर हम लोग एक्सक्रीजन के आधार पर जंतुओं को बांटे, तो जंतुओं में 3 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। एक जंतु होता है जिसको हम लोग कहते हैं अमीनोटेलिक एनिमल। अमीनोटेलिक एनिमल। अब ये अमीनोटेलिक एनिमल क्या होते हैं, इनको भी हम लोग अभी समझने वाले हैं। दूसरे प्रकार के जंतु होते हैं जिनका नाम हो जाता है यूरिकोटेलिक एनिमल। यूरिकोटेलिक एनिमल। और जो थर्ड कैटेगरी होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल, यूरियोटेलिक जंतु। इंग्लिश टर्म भी इनका यही रहता है, अमीनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक। अब इनकी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ये होते क्या है। देखिए, ऐसे प्राणी जो अपने उत्सर्जी पदार्थों में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं कि जितने भी जलीय जंतु होते हैं, जितने भी जलीय प्राणी होते हैं, जलीय जंतु का मतलब है एक्वेटिक एनिमल, जो जल के अंदर पाया जाते हैं, जिसके अंदर सभी लगभग मछली आ जाती है, और जितने भी जल के अंदर रहने वाले प्राणी होते हैं, उन सभी के अंदर अमीनोटेलिक एनिमल पाए जाते हैं, यानी कि वो अमीनोटेलिक ही होंगे,
क्योंकि अमोनिया के रूप में वो अपने उत्सर्जी पदार्थों को क्या करते हैं, शरीर से बाहर करते हैं। हमारे पास एक अगला टर्म आ रहा है, यूरिकोटेलिक किसे कहेंगे? तो जो जंतु अपने उत्सर्जी पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में, जो जंतु अपने उत्सर्जी पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में बाहर करते हैं, उन्हें हम लोग यूरिकोटेलिक एनिमल के नाम से जानेंगे। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो जितने भी पक्षी होते हैं, बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स होंगे वो सभी इस ग्रुप में आ जाएंगे। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना है, जितने भी सरीसृप होते हैं रेप्टाइल ग्रुप में, यानी सांप और हम इनको लेते हैं, और यहाँ पर कुछ प्राणी उभयचर के भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं, यानी एम्फीबियन। आपको ध्यान रखना है कि जिन प्राणियों के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों के रूप में यूरिक अम्ल का स्त्रावन किया जाता है या यूरिक एसिड को बॉडी के बाहर किया जाता है, उसे हम लोग यूरिकोटेलिक एनिमल के नाम से जानते हैं। और जिनके द्वारा अमोनिया को बाहर किया जा रहा है उन्हें हम अमीनोटेलिक एनिमल के नाम से जानते हैं। अब बारी आती है यूरियोटेलिक एनिमल क्या होते हैं। तो अगर हम लोग यूरियोटेलिक एनिमल की बात करें तो ऐसे प्राणी जो अपने उत्सर्जी पदार्थों में यूरिया को क्या करते हैं, यूरिया को शरीर के बाहर करते हैं, यूरिया को उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम लोग यूरियोटेलिक। अब ये जो यूरिया होता है यह उत्सर्जी पदार्थ के रूप में मुख्य पदार्थ होता है। किस प्रकार के जंतुओं में ये देखने को मिलेगा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो जितने भी हायर लेवल के एनिमल होते हैं, जैसे स्तनधारी, यानी कि जितने भी मैमल्स है जिसमें मनुष्य भी शामिल होता है, तो सभी अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जितने भी मैमल्स हैं या फिर स्तनधारी प्राणी हैं, उनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है मुख्य रूप से वो क्या होगा, तो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में हम लोग यहाँ पर यूरिया को उत्सर्जन करते हैं। तो हमारे जो यूरिन होता है या स्तनधारियों का जो यूरिन होता है उसमें यूरिया का अमाउंट ज्यादा होगा, यूरिक एसिड भी होता है पर वह थोड़ा कम अमाउंट में होता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि उत्सर्जन के आधार पर हम लोगों ने प्राणियों की 3 कैटेगरी बना ली है, यूरियोटेलिक, अमीनोटेलिक और यूरिकोटेलिक। चलिए यहां पर हम देखेंगे तो जितने भी कीट वर्ग है, अच्छा आप यहां पर यूरिक एसिड के रूप में जितने भी जो कीट पतंग होते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो आप कीट जो होंगे वो भी यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। तो जितने भी कीट आते हैं वो यूरिक एसिड के अंतर्गत ही आते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो कीट होते हैं ये यूरिक एसिड का स्त्राव करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स में इसे जरूर लिख लें ताकि ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वृक्क की खराबी के कारण यानी किडनी के खराब हो जाने के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा का बढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं, यानी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड ड्यू टू द किडनी फेल्योर। जब किडनी फेल हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर रक्त में, देखिए किडनी का मुख्य कार्य होता है रक्त को छानना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रक्त का फिल्ट्रेशन कौन करेगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहां होगा, रक्त को छानने का काम करेगा, छानने का कार्य। और ये किसके द्वारा होता है, किडनी की एक जो कार्यात्मक इकाई होती है जिसका नाम होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के किस भाग में, नेफ्रॉन के किस भाग में, तो इस भाग का नाम है बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। यह एक प्यालेनुमा रचना होती है, आप इस प्रकार की रचना को देख पा रहे होंगे। ये इस प्रकार की रचना होती है जहां ग्लोमेरुलस होता है। तो इसे हम डिटेल आगे के सेशन में अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो ये जो प्यालेनुमा रचना होती है बाउमेन ने इसकी खोज की थी, बाउमेन ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसका जो नाम है वो बोमेन संपुट के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो रक्त को छानने का जो कार्य वो नेफ्रॉन के अंदर किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से किन पदार्थों को अलग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं हमारे अंदर जो वेस्ट मटेरियल या फिर जो अपशिष्ट पदार्थों के रूप में जो ब्लड में पाया जाता है, वहां पर हम लोग नाइट्रोजन के जो अपशिष्ट होते हैं, नाइट्रोजन के अपशिष्ट होते हैं जिनमें प्रमुख रूप से हमारे अंदर यूरिया होता है और यूरिक एसिड भी पाया जाता है। हमारे अंदर यूरिक एसिड भी पाया जाता है। अगर हम लोग यूरिया का अमाउंट हमारे बॉडी में देखें तो ये 2.6% होता है, ये एक सामान्य रेंज है। अगर हम हमारे यूरिया का हमारे ब्लड में या हमारे यूरिन के अंदर हम इसका ये देखें तो यूरिन में अगर हम वाटर अमाउंट की बात करें तो यूरिन में वाटर अमाउंट होता है 90%। वही अगर हम लोग सॉल्ट को देखें तो सॉल्ट का रेशो होता है यहाँ पर 2%। और यूरिया का जो रेशो होगा, यूरिया का रेशो ये भी कितना होता है 2.6%। तो इस तरीके से आप लोगों को कंपोजिशन ऑफ यूरिन भी पता होना चाहिए, कंपोजिशन ऑफ ब्लड भी पता होना चाहिए,
किसी से कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आगे की कहानी, यहाँ यूरिक एसिड भी पाया जाता है, यूरिक एसिड पर ये बहुत ही कम होता है, तो आपको ध्यान रखना है। अदर चीजें यहाँ पर जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो अदर में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि जब हमारे सामान्य अगर यूरिन में देखें हम लोग ब्लड में, तो यूरिया हमारा जो होगा वो यूरिन में होता है 2.6%। रक्त के अंदर यूरिया का कितना परसेंट वैल्यू होता है तो मैं बता दूं आपको। तो रक्त में अगर हम लोग देखें तो 9 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आपको ये अपनी कॉपी में लिख लेना है। 9 to 20 मिलीग्राम एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो रक्त होता है उस रक्त में उस रक्त में ध्यान रखना है 9 to 20, या फिर ये थोड़ा बहुत डिफरेंस भी मिल सकता है आपको, 5 to 25, 5 to 15 भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अमाउंट हमारे ब्लड में यूरिया का होता है। यूरिया को या अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? तो यह लीवर करता है। आपको ध्यान रखना है लीवर के ही द्वारा अमोनिया को किसमें बदला जाता है? यूरिया में बदला जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं एग्जाम में यहाँ पर आने जैसे, आपको ध्यान रखना है। रक्त को फिल्टर करने का काम नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर ये जो अमाउंट है ये सामान्य से थोड़ा सा बढ़ जाए, जब ज्यादा अमाउंट हो जाए, तो इस रोग को हम लोग यूरेमिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? यूरेमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे ब्लड के अंदर जो सामान्य स्तर होता है यूरिया का, उससे थोड़ा सा स्तर बढ़ जाता है। यह एक बहुत ही घातक बीमारी होती है। तो आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट कि यूरेमिया डिसीज में जो यूरिया होता है उसका अमाउंट हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं एनुरिया, ये एनुरिया नाम का डिसीज क्या होता है? देखिए हमारी किडनी के द्वारा यूरिन फॉर्मेशन किया जाता है, मूत्र का निर्माण किया जाता है। अगर किडनी फेल्योर की कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को प्रॉपर वे में फिल्टर नहीं किया जा रहा है, तो उस रोग को हम एनुरिया कहेंगे, यानी कि इसमें मूत्र का निर्माण अवरोध होता है। मूत्र सामान्य से भी कम स्थिति में बन पाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी उसके ब्लड के अंदर फैल जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है इस रोग में। तो इस रोग का नाम हो जाता है एनुरिया। एनुरिया में क्या होगा? मूत्र का निर्माण नहीं हो पाना, मूत्र का निर्माण सामान्य से भी कम हो पाना या बिल्कुल भी नहीं हो पाना, निर्माण कम होना। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? डायलिसिस करवाते हैं, अपहरण करवाते हैं कि कृत्रिम विधि से जो हमारा ब्लड होता है उसको छाना जाता है। आप लोगों ने ये टर्म अच्छे से पढ़ा होगा। तो डायलिसिस का संबंध किडनी से होता है। अगर हम लोग बात करते हैं यूरोक्रोमिया, यूरोक्रोमिया क्या है? आपसे यहां पर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मूत्र है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो एक पीला रंग का पिगमेंट जिसका नाम होता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम। तो दोस्तों कंटेंट काफी ज्यादा है, आप लोगों को पढ़ लेना है केवल इतना। अगर आपने इतना अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिएगा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसके आउट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेहनत तो करना है दोस्त, आज नहीं तो कल, क्योंकि बिना मेहनत के किसी को कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है। तो हमें आज हमारे बहुत अच्छे दिन है, हम मेहनत कर सकते हैं, तो मेहनत करने के लायक भी हम मेहनत कीजिएगा, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए आप लोग। चलिए तो ये काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, अपने नोट्स में इनको इन्वॉल्व कर लीजिएगा। मैंने यूरेमिया, एनुरिया और यूरोक्रोमिया हमने सभी पढ़ लिया, पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है कि रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे यूरेमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, जो मैंने अभी समझाया कि मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया यूरोक्रोम। ऑप्शन नंबर डी आप लोग फोकस कीजिएगा। डी यहां पर देके रखा यूरोक्रोम, एक पीले रंग का पिगमेंट जो हमारे अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से यूरोक्रोम, यानी कि ये एक पीले रंग का वर्णक होता है, एक वर्णक होता है पिगमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा? यूरोक्रोम की वजह से हमारा जो मूत्र होता है उसका रंग पीला होता है। अब हम लोग इस कहानी को भी जान लेते हैं कि यूरोक्रोम का निर्माण किसकी वजह से होता है। देखिए हमारे शरीर में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। अब जब हीमोग्लोबिन जरूरत से ज्यादा यानी कि सामान्य से ज्यादा मात्रा में बने, तो इस हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है? अपघटन, ये टूटने लग जाता है स्मॉल पार्ट, है ना, छोटे छोटे पार्ट में, स्मॉल पार्ट में यह टूटने लग जाता है, और इसके टूटने से ही किसका निर्माण होता है? यूरोक्रोम का निर्माण होता है। देखिए अगर यहां से कोई डिप्लीकेशन बनता है तो आपसे यहां से एक ही प्रश्न पूछा जाएगा कि यूरोक्रोम का निर्माण किसके अपघटन के फलस्वरूप होता है? आपको बता देना है यहां पर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के टूटने से, छोटे भागों में टूटने से ही यूरोक्रोम का निर्माण हुआ। और यह किस रंग का पिगमेंट होता है? तो यह पीले रंग का पिगमेंट
माना जाता है। दोस्तों समझ में आ रहा है? आज मैं नहीं बोलूंगा कि सेशन को लाइक कीजिए, आज हम देखते हैं कि बिना कहे आप इस सेशन को कितना लाइक करते हैं। चलिए, तो यूरोक्रोम इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में पित्तरस का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। और जो हमारे कुछ यकृत का एक भाग होता है पित्ताशय गॉल ब्लैडर, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो बॉयल जूस होता है उसको हम स्टोरेज करते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन उत्सर्जन से लेकर काफी अच्छे क्वेश्चन है आज के सेशन में, और सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। हरित ग्रंथियों का संबंध किससे होता है? यहाँ हरित क्रांति नहीं पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, हम साइंस पढ़ रहे जीके नहीं। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? जो ग्रीन ग्लैंड्स होती है उसका संबंध किससे होता है? क्या ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड भाग है, जनन से संबंधित, या फिर उत्सर्जन करवाती है, या रेस्पिरेशन करवा सकती है, श्वसन, या फिर डाइजेशन यानी कि पाचन? तो नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, हरित ग्रंथि का संबंध किससे होगा? चलिए दोस्तों इस कहानी को हम लोग समझ लेते हैं। जब हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन या फिर जंतु वर्गीकरण पढ़ते हैं, जंतुओं को हम क्लासिफाइड करते हैं, तो आप सभी को ध्यान से समझना है कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, जैसे इसमें आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा पोरीफेरा। पोरीफेरा यानी जंतुओं में हम सबसे पहले हिंदी इंग्लिश एक ही टर्म में आपको ध्यान रखना है। पोरीफेरा के जानवर जो सबसे साधारण होते हैं, पोरीफेरा के बाद यहाँ पर जो जीव उत्पन्न होते हैं उनका नाम होता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के बाद में कौन आ जाते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद में आ जाता है एस्केल्मिन्थेस। एस्केल्मिन्थेस, और एस्केल्मिन्थेस के बाद में कौन आएगा? तो एस्केल्मिन्थेस के बाद आ जाते हैं एनेलिडा। एनेलिडा के बाद में आ जाते हैं यहाँ पर ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, चलिए यहां तक की जानकारी आप लोग समझ लीजिए। हम लोग अगर देखेंगे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये दोनों बहुत ही साधारण प्रकार के जंतु होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो काफी ज्यादा हम लोग देखेंगे कि इन जंतुओं के अंदर पोर्स होते हैं। अभी मैं डिटेल पढ़ाऊंगा एनिमल क्लासिफिकेशन आप लोगों को, जहां इनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं टारगेट करूंगा। हम लोग देखते हैं तो इनमें श्वसन हेतु, उत्सर्जन हेतु किसी विशेष प्रकार का कोई ऑर्गन यहाँ पर नहीं बना। ये लोग क्या करते हैं? त्वचीय श्वसन करते हैं, त्वचा से ये उत्सर्जन करवाएंगे, ध्यान रखना है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक टर्म आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, ज्वाला कोशिका। ज्वाला कोशिका, ध्यान रखना है, ज्वाला कोशिका जिसे हम लोग कहते हैं फ्लेम सेल। ये फ्लेम सेल क्या होती है? तो ये फ्लेम सेल, इनमें जिस प्रकार हमारे अंदर किडनी होती है उत्सर्जन के लिए, हम लोग हमारे व्यर्थ पदार्थों को, वेस्ट सब्सटेंस को किडनी के थ्रू बाहर करते हैं, उसी प्रकार इन प्राइमरी लेवल के एनिमल में उत्सर्जन के लिए या फिर चीजों को, वेस्ट मटेरियल को आउट करने के लिए फ्लेम सेल का निर्माण हुआ। फ्लेम सेल, फ्लेम कोशिका, इनको भी हम लोग जानते हैं। एस्केल्मिन्थेस में क्या होगा? एस्केल्मिन्थेस के अंदर कौन सी सेल्स बनी? रेनेटी सेल्स। देखिए थोड़े अच्छे लेवल का कंटेंट है, आप लोगों को बहुत अच्छे से लिख लेना है अपनी कॉपी में, बार बार पढ़ने से ये आपको लर्न हो जाएगा। फ्लेम सेल का निर्माण या ज्वाला कोशिका का संबंध किससे है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के। और अगर हम लोग देखें रेनेटी सेल्स का संबंध किससे है? तो एस्केल्मिन्थेस से। वही अगर हम लोग एनेलिडा की बात करें तो एनेलिडा के अंदर क्या बना? तो आप लोगों ने नेफ्रिडिया का नाम जरूर सुना होगा, नेफ्रिडिया। ये केंचुए का जो उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है? नेफ्रिडिया होता है। तो केंचुआ किस संघ से संबंधित है? तो एनेलिडा से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है आर्थ्रोपोडा। और वही अगर मैं ऑर्थोपोडा की बात करूं तो ऑर्थोपोडा में आ जाती है हरित ग्रंथि, और हरित ग्रंथि को ही एक नाम और जाना जाता है, आप लोग अगर देख नहीं पा रहे तो आपको लिख लेना है, मेल्पिघियन नलिका। मेल्पिघियन नलिका, मेल्पिघियन ट्यूब्स, मेल्पिघियन नलिका या फिर मेल्पिघियन ट्यूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा कि क्या ग्रीन ग्लैंड को ही मेल्पिघियन ट्यूब के नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने भी प्राणी होते हैं उनमें उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वह मेल्पिघियन ट्यूब के थ्रू होती है, या फिर इन्हें हम लोग ग्रीन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यकीन कीजिएगा एग्जाम में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। और इस ऑर्थोपोडा के बाद में नंबर आता है मोलस्का का। तो मोलस्का से हम लोग देखेंगे कि किडनी का जो निर्माण है वो होना प्रारंभ हो गया था। किडनी बनने के पहले विभिन्न प्रकार के जंतुओं में इस प्रकार के जो उत्सर्जी अंग है वो देखने को मिलते हैं। तो आप मुझे बताइए हरित ग्रंथियों का संबंध किससे है? तो हरित ग्रंथियों का संबंध उत्सर्जन से है। पर मैंने एक छोटे से क्वेश्चन में आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रीशियस जानकारी यहाँ से मैंने अवेलेबल करवाई है। तो दोस्तों फायदा इसी में है कि आप इसे पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम में इनके क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। उत्सर्जन का संबंध होगा रेनेटी सेल या हरित ग्रंथियां, हरित ग्रंथियां ऑर्थोपोडा के अंदर पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 5 है कि इनमें से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है?
पथरी से आप सभी भली भांति परिचित है, किडनी स्टोन बनता है, किडनी स्टोन बनता है। तो इनमें से कौन इसका प्रमुख कारण नहीं माना जाएगा, आपसे पूछा गया है। तो मुझे बताइए, ड्रिंक मोर वाटर, क्या अधिक पानी पीना पथरी का कारण नहीं है? अधिक पानी पीने से क्या पथरी होती है? अगला, डायबिटिक मेलिटस। डायबिटिक मेलिटस यानी कि जो डायबिटिक मेलिटस एक बीमारी है, शुगर से रिलेटेड, इंसुलिन से संबंधित एक रोग है। तो एक ये भी इसमें दिया है, ऑक्सलेट से भरपूर नट्स को लेना। अगर आप ऐसे नट्स ले रहे हैं जो ऑक्सलेट से भरपूर है, इसमें ऑक्सलेट की संख्या ज्यादा है, तो किडनी का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट ही होता है, और ऑक्सलेट से भरपूर हम लोग नट्स ले रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्सलेट की संख्या हमारे अंदर बढ़ सकती है। पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन। तो दोस्तों बताइए कौन सा कारण नहीं, क्या अधिक पानी पीना? इसमें आपका ऑप्शन अलग ही हो रहा है। ऑप्शन नंबर है ड्रिंक मोर वाटर। अधिक पानी से किसी प्रकार, पानी पीने से किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता, बल्कि ये तो फायदेमंद होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अधिक पानी पीना पथरी के गठन का कारण यहाँ पर नहीं माना जाएगा। बाकी दिए गए यहाँ पर डायबिटिक मेलिटस, ऑक्सलेट से भरपूर नट्स और पथरी बनाने वाले कारकों को खाना, ये सभी इसके कारण माने जाएंगे। चलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर सीखते हैं कि जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांश होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताइए वायरस क्या चीज है? अगर हम लोग वायरस की बात करें तो वायरस का स्टडी करना क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी। क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी। आप मैं बता दूं, इसकी खोज किसने की थी? इवान विस्की के द्वारा, इवान विस्की के द्वारा। और आप सभी को पता होगा कि दुनिया का जो पहला वायरस है, दुनिया का जो पहला वायरस है वो कहां खोजा गया था? तो दुनिया का पहला वायरस तंबाकू के पत्ते के ऊपर खोजा गया था, तंबाकू के पत्ते पर रोग फैलाते हुए, और इसी का नाम वहां पर रख दिया गया था TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको यानी तंबाकू की लीफ से रिलेटेड है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस TMV इसका नाम होगा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर हम लोग वायरस की बात करें तो इनका संगठन कैसे होगा? तो इनका संगठन होता है न्यूक्लिक एसिड। ये बने किसके होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, और किससे? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के खोल से। मैं आपको बता देता हूं, तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसके अंदर या तो DNA हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? RNA हो सकता है। तो आपको मैं बताने वाला हूं कि जो प्रोटीन तो यहां पर कॉमन होगा, सभी वायरस में प्रोटीन का एक बाहरी खोल होता है जो उसके न्यूक्लिक एसिड यानी DNA, RNA, उसके आनुवंशिक पदार्थों को सुरक्षा प्रदान करता है ना। हम लोग देखेंगे कि जिन वायरस में DNA पाया जाता है, ये वायरस एडिनो वायरस के नाम से जानते हैं, इन्हें हम लोग एडिनो वायरस के नाम से जानते हैं। और जिन वायरस में जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड के रूप में RNA पाया जाता है, उन्हें हम लोग रेट्रो वायरस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? रेट्रो वायरस। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो DNA वायरस होते हैं यह जंतुओं में रोग फैलाने का काम करते हैं। एडिनो वायरस जो होंगे वो कहां पर? जंतुओं में रोग फैलाने का काम करेंगे। वही जो रेट्रो वायरस होते हैं ये मोस्टली कहां पाए जाते हैं? पौधों में, प्लांट में। तो दोस्तों ये कहानी आपको समझ में आ रही है? हर एक कहानी को आप अच्छे से समझे मेरे द्वारा, ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके बन पाए। अब मुझे बताइए जो जंतु वायरस होता है उसके अंदर क्या पाया जाएगा? आनुवंशिक पदार्थ के रूप में DNA, और इन्हीं को हम लोग एडिनो वायरस के नाम से भी जानते हैं। क्या वायरस जो होता है इसमें कोशिका होती है? कितनी कोशिका होती है? तो मैं आपको बताऊंगा। वायरस एक नॉन सेलुलर एनिमल होता है, वायरस एक अकोशिकीय, बिना कोशिका वाला जीव होता है। इसे हम लोग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, सॉरी प्लांट एंड एनिमल नहीं, क्योंकि वो तो हो जाएगा युगलिना। इसे हम लोग कहेंगे लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। इसे हम लोग क्या कहेंगे? सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, या अपने नोट्स जो बना रहे हैं तो आप उनमें अच्छे से इनको प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा हमारे लिए DNA। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन यहां से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 से। आप लोग देख लीजिएगा आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री का, कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कि कैसे? व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो आपको यहां पर बताना है द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट आर सिमिलर टू दोज ऑफ 8 एलिमेंट लाइक म्यूजिकल नोट्स, दिस रूल्स इज नोन एज। आपको बताना है कि हर एक समूह में 8 तत्व होंगे और उनकी जो तुलना है वो संगीत के शुरू से की गई है। आप पढ़ सकते हो यहाँ पर कि पहले तत्व के गुणधर्म 8वें के समान गुणधर्म होंगे, और संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को जाना जाता है। किसका नियम है? दोस्तों 8 तत्वों के जो समूह है, 8 तत्वों के समूह का निर्माण
किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था अष्टक नियम के द्वारा, अष्टक नियम में ऑक्टेट रूल है, और ये नियम दिया था किसके द्वारा? न्यूलैंड के द्वारा, न्यूलैंड के द्वारा। तो दोस्तों ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरा रूल्स यहाँ पर ऊपर लिखा गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ध्यान रखना है। डोबेराइनर के द्वारा कौन सा नियम दिया गया? त्रिक नियम दिया गया। यह बात भी आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। डोबेराइनर के द्वारा त्रिक नियम यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव के नियम, तो मेंडलीव को आवर्त सारणी के जनक, फादर ऑफ पीरियड टेबल, और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हम हेनरी मोसले जी को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा अष्टक नियम न्यूलैंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है? तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर क्या टेबल कंटेंट हम लोग देखेंगे। क्या इसमें 7 आवर्त और 16 समूह है, 7 आवर्त और 8 समूह है, 7 आवर्त और 17 समूह, या 7 आवर्त और 18 समूह है? तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें, अगर हम लोग मेंडलीव आवर्त सारणी की बात करें, तो मेंडलीव आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या या ग्रुप्स की संख्या थी, वो ग्रुप की संख्या यहाँ पर कितनी थी? टोटल बताइए 9। और जो आवर्त होते थे, आवर्त क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी इनको हम लोग क्षैतिज कतार बोलते हैं। तो ये थी कितनी यहाँ पर? वर्ग भी 9 थे, वर्ग कितने थे? 9, और आवर्त थे यहाँ पर 7। अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या हेनरी मोसले की पीरियोडिक टेबल को देखें, तो यहाँ वर्गों की संख्या हो जाती है डबल, 2 गुना, यानी कि 18, और आवर्त तो वैसे ही रहते हैं, कितने हो जाएंगे? 7। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि ये जो वर्ग होते हैं कैसी कतारें होती है, तो ये क्षैतिज कतार है और ये ऊर्ध्वाधर, यानी ये हो जाएगी वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो ध्यान रखना है, अपनी कॉपी में जरूर लिख लें, क्योंकि ये कतारें भी एग्जाम में यहाँ से पूछी गई है। आगे भी प्रश्न आपको ये वाला क्वेश्चन परेशान कर सकता है। तो बताइए 7 आवर्त और 18 समूह, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आधुनिक आवर्त सारणी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं अलग करती है, आपको बताना है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिगजैग लाइन सेपरेटेड। तो आपको बताना दोस्तों, जिगजैग लाइन अगर आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में एक जिगजैग लाइन है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, और ये रेखाएं किसकी है? तो ये रेखाएं हैं उपधातुओं की, यानी कि मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड मतलब जो धातु और अधातु दोनों जैसे गुण रखती हो, जो धातु को अधातु से अलग करती हो। तो ये जिगजैग रेखाएं किसको सेपरेट करने का काम करती है? जिगजैग रेखाएं धातु को अधातु से, धातु को धातुओं से अलग करती, अधातुओं से धातुओं को अलग करती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब आपका एक होमवर्क यहां से बनेगा कि आप सभी को मुझे इन 7 नेम्स को बताना है कि जो उपधातुओं के नाम है, तो आप मुझे बताइएगा। बोरॉन से स्टार्ट कीजिएगा, बोरॉन से स्टार्ट कीजिएगा, तो बोरॉन से लगाकर आगे कंटिन्यू, जिसमें सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन, और आगे कंटिन्यू ये एलिमेंट जाएंगे, तो बोरॉन, सिलिकॉन, आगे के नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, और बहुत अच्छे से लिखना है ताकि सभी इसको पढ़ पाए। चलिए, तो जिगजैग जो लाइन है ये किसको सेपरेट करेगी? मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल। क्लियर होगा सभी को? क्वेश्चन नंबर 10, जब तत्वों को परमाणु भारों के, जैसे ही आपसे एटॉमिक मास पूछा जाए, अब एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत कितना है, औसत होता है। यह नियम किसने दिया था? देखिए, हमने प्रैक्टिस सेट 10 या 11 में ये सब प्रश्न पढ़ा है। मैंने आपको पढ़ाया था डोबेराइनर का त्रिक नियम, या डोबेराइनर ट्रायड, इसको हम लोग बोलते हैं डोबेराइनर ट्रायड। और इस त्रिक नियम में ये कहा जाता है कि जो फर्स्ट 3 तत्वों के हम लोग समूह को लेते हैं। अब इस 3 तत्वों के समूह में पहले का, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल भी यहाँ पर सेट किया था, अगर आपको याद हो, लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम और पोटेशियम, ये एक ट्रायड हो जाता है। लिथियम का हम लोगों ने 7 माना था, और यहाँ इसका हमने माना था पोटेशियम का 39, यानी 39। जब हम इन दोनों को ऐड करके इनका एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालेंगे, जितनी संख्या होगी उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 39 + 7/2, तो यहाँ हम लोग देखेंगे 46 हो गया, और 46/2 करते हैं, तो यहाँ टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा 23। ये 23 हमारे जो पास बीच में, इस समूह में जो बीच का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास होगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? तो आपको ये जो नियम है किससे पढ़ने को मिला? डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोबेराइनर ट्रिपलेट या ट्रिपल लो, या फिर इसको हम ट्रायड लो भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग ट्रायड दिए थे। अब मैंने कल के ही सेशन में आपको 3 अलग अलग ट्रायड्स बताए हैं, वो भी आपको बताना है कि ट्रायड कौन कौन से होंगे। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट सेशन है, काफी अच्छी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए।
आप भी इसे पॉजिटिव वे में लेके पढ़िए, क्योंकि एग्जाम निकालना हमारा टारगेट है। तो किसी भी प्रकार की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना और अपने लक्ष्य की तरफ आपकी निगाहें या नजरें होनी चाहिए, क्योंकि आपका मंजिल है आपको वहां तक पहुंचना। जिस एग्जाम को आपने टारगेट किया है वो समय आ गया है कि इस बार कुछ रिजल्ट रख दिए जाए लोगों के सामने। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता, यानी आपको कहां से चलना है? फ्लोरीन। आपको पता होगा कि जो फ्लोरीन होता है वो तो मोर रिएक्टिव होता है। अब मोर रिएक्टिविटी का मतलब है कि इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है। विद्युत ऋणात्मकता का मान फ्लोरीन का क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। फ्लोरीन के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट है उन सभी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। देखते हैं, क्लोरीन आ रहा है, देन ब्रोमीन आ रहा है, देन आयोडीन आ रहा है। नेगेटिविटी इंक्रीज, तो बढ़ती है, बढ़ती है। अच्छा, ये इंक्रीज ऑर्डर में है इस तरीके से, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, स्थिर रहती है, कम हो जाती है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा सबसे हाईएस्ट होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद यहाँ पर जितना भी देके रखा है ना, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद यहाँ पर देके रखा आयोडीन, तो सबसे हाईएस्ट होगी फ्लोरीन की। तो अगर हम इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं तो इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होगी? घटेगी, कम होगी, यानी विल डिक्रीज। दोस्तों समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 काफी अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन एक यौगिक नहीं है? आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। कंपाउंड, आपको तीन चीजों में अंतर पता होना चाहिए: तत्व, यौगिक और मिश्रण। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर, यानी कि मिश्रण। ये क्या होते हैं इनको पता। देखिए, तत्व जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नियॉन हो गया, ये सभी एलिमेंट है। इनसे जो मिलकर बनता है, जैसे यहां पर बन गया पानी, तो पानी एक कंपाउंड हो गया, क्योंकि एक निश्चित अनुपात तत्वों का यहाँ पर शामिल होता है, इसीलिए हम इसको पानी को यौगिक कहेंगे। वही हो गया जैसे NaCl, तो यहाँ एक निश्चित अनुपात आया, इसलिए हमने इसको यौगिक कहा। वायु एक मिश्रण है, आपको ध्यान रखना है, वायु एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? विभिन्न प्रकार की गैसों का, क्योंकि निश्चित अनुपात यहाँ पर नहीं होता है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है? तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ सिंगल फॉर्म में पानी एक कंपाउंड होगा, नाइट्रोजन पेरोक्साइड तो यह भी एक कंपाउंड होगा, क्लोरीन सिंगल एक एलिमेंट दिया गया, अमोनिया यहाँ पर एक कंपाउंड होगा। तो अमोनिया देखिए, इसका फॉर्मूला होता है H2O, यहाँ होगा NH3। क्लियर है? तो N2 पेरोक्साइड, तो N2O2 यहाँ पर हो जाएगा, ये भी N2O2 जो होगा ये भी क्या हो जाएगा? एक कंपाउंड हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन, जो एक सिंगल एलिमेंट माना जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, और 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझते हैं कि सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है, क्यों? सिल्वर हैलाइड का नाम आपने सुना है। देखिए, सिल्वर से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम यहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चलिए इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं AgBr। AgBr का उपयोग हम लोग फोटोग्राफी में करवाते हैं, फोटोग्राफी में करवाते हैं। अच्छा, इसका कारण सबसे पहले हम लोग ढूंढ लेते हैं। यहां पर देखे रखा, वायु में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, गेट ऑक्सीडाइज इन एयर, रंगहीन होते हैं, हाइपो, घोल में आसानी से घुलनशील होते हैं, या प्रकाश से आसानी से अपघटित हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो AgBr होता है, जैसे ही सूर्य के प्रकाश में या सनलाइट में इसको ले जाया जाता है तो यह अपघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ जाती है Ag और Br2 में। 2Ag और Br2 में अगर इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करें तो 2Ag और Br2 यहाँ पर बनेगा। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपघटन, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा हमारा डी ऑप्शन। चलिए मैं सिल्वर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों को पढ़ा देता हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक ब्लैंक शीट में यहाँ पर ले रहा हूं, जल्दी से लिखते चलिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है AgCl, AgCl को हम लोग क्या कहते हैं? तो AgCl को हम लोग हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं, सिल्वर का एक अयस्क माना जाता है। इसके बाद पूछा जाता है AgNO2 या AgNO3, तो AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम लोग कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, आपको लिख लेना है सिल्वर नाइट्रेट। और इसका उपयोग हम लोग करते हैं मतदान के समय शाही के रूप में, मतदान के समय शाही के रूप में जब हम लोग वोटिंग करने जाते हैं तो जो शाही लगाई जाती है ये आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपका वोट हो चुका है। समय, मतदान के समय किसके रूप में? शाही के रूप में। ध्यान से समझने का क्वेश्चन है। अगला हम लोग देखें, इसी को हम लोग कहते हैं लूनर कास्टिक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लूनर कास्टिक किसे कहा जाता है? तो लूनर कास्टिक कहा जाता है AgNO3 को। वही आता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड,
और सिल्वर ब्रोमाइड आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह सफेद फोटोग्राफी या फिर फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल हम लोग हमारे द्वारा किया जाता है। अगला टर्म आपको याद रखना है Ag2I या Ag2I, आपको ध्यान रखना है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का क्या यूज है दोस्तों, बताना है आपको। तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है कृत्रिम वर्षा में, कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन, तो आपको ध्यान रखना है कि कृत्रिम वर्षा में सहायता करने का कार्य कौन करेगा, सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर के ये वो वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हर बार एग्जाम ने टारगेट किए हैं, किसी न किसी को एग्जाम जरूर पूछता है, तो आपको सभी को एक साथ पढ़ लेना है। दोस्तों आपको पढ़ने का क्रम भी इसी प्रकार रखना है कि अगर किसी मेटल के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो आप जितना उसके बारे में जानते हैं आप इसको एक बार जरूर सोचें, जिससे ये होगा कि आपकी जितनी भी पुरानी चीजें जो आपके माइंड में है कहीं ना कहीं वो आपकी ताजा हो जाएगी और वो टॉपिक आपके लिए हमेशा हमेशा यादगार बन जाएगा। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। 14 क्वेश्चंस हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसकी उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग सभी ने पढ़ा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग, तो रेडियो कार्बन डेटिंग यानी जितने भी हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक का मतलब हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो पुराने कंपाउंड होते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं जीवाश्मों की, फॉसिल होता है, तो जो जीवाश्म होते हैं फॉसिल होता है, ये फॉसिल होते हैं, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर ये बनते हैं। तो इनकी आयु का अगर मुझे निर्धारण करना हो तो मैं कार्बन के एक समस्थानिक जिसका नाम होता है C14 का उपयोग करता हूं और मैं जीवाश्म की आयु का निर्धारण करता हूं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा कि रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किसकी उम्र जानने के लिए, यहाँ शिशु भी देके रखा है, जीवाश्म, फॉसिल सही हो जाएगा। जीवाश्म के अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे अगर हम बात करें हड्डियों की उम्र हम लोगों को देखना है, किसी प्रकार का कोई कंकाल मिलता है, अब इसकी उम्र हम लोगों को निकालना है तो वहां ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा कार्बन डेटिंग। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, तो कार्बन डेटिंग, और इसी के साथ आप लोगों को पढ़ लेना है यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग पद्धति। अब यूरेनियम डेटिंग पद्धति क्या है, यूरेनियम के समस्थानिकों 235 238 का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, चट्टानों की आयु, अगर मुझे चट्टानों की आयु ज्ञात करना हो, एज ऑफ रॉक्स, या फिर पृथ्वी की आयु का निर्धारण करना हो, कोई शिलालेख मिला है, कोई पत्थर मिला है जिसकी आयु का मुझे निर्धारण करना है, तो उसको हम लोग कहां से ज्ञात करेंगे, यूरेनियम डेटिंग से। तो इसके जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 92, इसका एटॉमिक मास होता है 235 238 की जो आइसोटोप्स होते हैं उन्हीं का हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग काफी क्वेश्चन को जानने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। तो कार्बन डेटिंग जीवाश्म हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग पृथ्वी और चट्टानों की उम्र यहाँ से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है सोडियम बाइकार्बोनेट को आग बुझाने में उपयोग किया जाता है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा शानदार प्रश्न है एग्जाम में, आपने सभी पेट्रोल पंप पर एक अग्निशामक यंत्र जरूर देखा होगा, फायर एक्सटिंग्विश सिस्टम लगे होते हैं, लाल कलर की टंकी देखी होगी। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विश होते हैं या फिर अग्निशामक यंत्र होते हैं, इनके अंदर आग बुझाने में जो सफेद धुआं निकलता है, जब इनका प्रयोग किया जाता है सफेद धुआं निकलता है, बताइए ये कौन सी गैस होती है। तो आग बुझाने वाली गैस होती है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी गैस होती है, भारी गैस होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी अगर हम लोग देखें तो NaHCO3 इसका यूज करते हैं जब इसे गर्म किया जाता है। ध्यान रखना है, जो टंकी में होने वाली अभिक्रिया में उसको समझा रहा हूँ विद रिएक्शन, जब इसे गर्म किया जाता है तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है, Na2CO3 का, साथ में यहाँ पर पानी का निर्माण भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, और इसी गैस को हम बाहर निकालकर उससे आग बुझाने लेते हैं। ये बाहरी गैस होती है, तो जहां आग जलती है वहां ये अपने आसपास एक आवरण बना लेगी, ऑक्सीजन का संपर्क ये खत्म कर देगी, जिसकी वजह से बिना ऑक्सीजन के वो पदार्थ जलना बंद हो जाएगा। तो ये संपूर्ण प्रोसेस होती है हमारे अग्निशामक यंत्र में, कि इस प्रकार की रिएक्शन से आप लोगों को ध्यान से समझना है। कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और पानी का निर्माण भी यहाँ पर होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है जो आग को बुझाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा इसके लिए। यहाँ आग के लिए कंबल का काम करती है, जल उत्पन्न करती है जिससे आग बुझ जाती है। देखिए पेट्रोल से लगी आग को जल से नहीं बुझाया करते, क्यों नहीं बुझाया करते, पेट्रोल का डेंसिटी घनत्व जल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, और कम घनत्व होने की वजह से जो पेट्रोल होता है पानी पर तैरने लग जाता है,
पानी अगर डालेंगे पेट्रोल पर तो आंख बुझेगी नहीं बल्कि आंख और फैलेगी। पानी जैसे जैसे फैलेगा उसके साथ पेट्रोल भी फैलेगा और आंख और बढ़ेगी। तो दोस्तों समझ में आप लोगों को आना चाहिए। अब आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे पानी का, जल का डेंसिटी कितना होता है वो बता दीजिएगा और पेट्रोल का डेंसिटी कितना होता है ये भी मुझे जानकारी दीजिएगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, हम वास्तविक रूप से आपको पढ़ा रहे हैं, हमें किसी प्रकार का स्वार्थ भाव नहीं है आपसे। हम केवल ये चाहते हैं कि जो चीजें आपके लिए लेके आई जा रही बस उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए होता है। तो आप केवल इन क्वेश्चन को टारगेट करो, अपनी एग्जाम को टारगेट करो, बस ये हमारी सबसे बड़ी सफलता रहेगी हमारे लिए। हमारी मेहनत उस दिन सफल होगी, उस दिन हम लोगों को ऐसा आभास होगा, ऐसा महसूस होगा जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन हुआ और एक छोटा सा मिठाई का पीस अगर हमारे पास आपके द्वारा लेकर आया जाता है, यकीन मानिएगा वो दुनिया की हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि हमारे द्वारा उसको कुछ सहयोग किया गया पढ़ने के लिए। हम बोलते हैं, हम ये मानते हैं कि पूरा पूरा मेहनत आपका होता है, पूरी पूरी ट्राई आप करते हो अपने सिलेक्शन के लिए, पर हम एक छोटा सा हिस्सा उसमें जरूर दे सकते हैं आप लोगों को, हम यही मानेंगे। तो दोस्तों बिना स्वार्थ भाव से हम पढ़ा रहे हैं, बस आप भी अच्छे से पढ़ते जाइए और इन क्वेश्चन को टारगेट करते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो यहां से फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और हमारा पहला फिजिक्स का क्वेश्चन है कि दो असमान द्रव्यमान का अनइक्वल मॉसेस के दो बॉडीज है हमारे पास, दो असमान द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा समान है, तब अधिक द्रव्यमान का जो आवेग होगा वो क्या होगा आप लोगों को बता देना है। तो मुझे बताओ, जब अधिक द्रव्यमान की बात करें तो अगर गतिज ऊर्जा और यहां अधिक द्रव्यमान का आपसे आवेग पूछा गया है, इंपल्स पूछा गया है। दोस्तों अगर हम लोग इंपल्स को देखें, आवेग को देखें, तो आवेग क्या होता है? तो आवेग वह भौतिक राशि होती है यदि किसी वस्तु पर या किसी भी प्रकार का जो बल है वो अति सूक्ष्म समय के लिए लगाया जाता है, बहुत कम समय के लिए लगाया गया बल, यानी इसको हम लोग कहते हैं बल गुना समय, फोर्स इनटू टाइम। आवेग होता है इंपल्स, यह फोर्स इनटू टाइम होता है। दोस्तों पर यहां जो क्वेश्चन है अधिक द्रव्यमान का संबंध हम लोग को देखना है काइनेटिक एनर्जी से। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां समझ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आप लोगों ने मास वाली यूनिट यानी कि p²/2m से जरूर देखा होगा। अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो p² का वैल्यू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनटू यहाँ पर हो जाएगा 2m। चलिए स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ से एक वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगा होल अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी इनटू 2m। आप लोग देख रहे हो कि जो गतिज ऊर्जा है वो मास से कैसे रिलेशन करती है, क्योंकि हमसे यहाँ पर यही पूछा गया है। तो गतिज ऊर्जा का मास से संबंधित है कि जिसका मास ज्यादा होता है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मास बढ़ने पर गतिज ऊर्जा यहाँ पर बढ़ रही, इस रिलेशन से हम लोगों को समझ में आया। तो अधिक द्रव्यमान का जो आवेग होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही होगा, विल बी मोर। क्लियर है दोस्तों, आप लोगों को यहां से समझ में आ रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन आप लोगों को यहाँ पर बताना था इनडायरेक्टली, उसी से यहाँ पर ये चीजें फ्रेम होगी। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, एक जूल बराबर क्या होगा, 1 जूल इज इक्वल टू, सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एक जूल का मान कितना है। देखिए जूल किसकी इकाई होती है, तो जूल होती है कार्य की, कार्य का ऐसा यूनिट होता है जूल, और ऊर्जा का भी ऐसा यूनिट होता है जूल। कार्य और ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल ही होता है, आपको बताना है। अगर हम लोग देखें तो एसआई मात्रक जूल है, पर सीजीएस होता है कार्य का कितना, अर्घ होता है। सीजीएस की अगर हम बात करें तो ये होगा अर्घ, और एक जूल, जूल बड़ी इकाई है, एक जूल बराबर क्या होगा, तो एक जूल बराबर होगा 10⁻⁷ अर्घ के बराबर होगा। 10⁻⁷ अर्घ के बराबर आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ये 177 नहीं लिखा है, ये 10⁻⁷ है, पावर में है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, एक जूल बराबर 10⁻⁷ कितना, 7 अर्घ। अब आपको कुछ यूनिट मुझे बताना है, मुझे आप बता दीजिए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो आपको बताना है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। आप मुझे बताइए 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। 1 कैलोरी, अगर जूल की वैल्यू को मॉडिफाई किया जाए, ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.186, यानी इसको अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हैं 4.2 जूल। दोस्तों जूल को लेकर ये 3 क्वेश्चन काफी फेमस होते हैं, हर बार एग्जाम में यहाँ से पूछे ही जाते हैं। अगर आपसे पूछे 1 वॉट घंटा ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाता है 3600 जूल के बराबर। इतनी सारी यूनिट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। 1 वॉट घंटा किसके बराबर हो जाएगा, 3600 जूल के।
एक और यूनिट में लिख देता हूं, 1 वॉट सेकंड बराबर किसके, तो 1 वॉट सेकंड हो जाएगा हमारा 1 जूल के बराबर, 1 जूल के बराबर। दोस्तों यहां से एक प्रश्न आप ही की स्क्रिप्ट में आने वाला है, तो अलर्ट हो जाइएगा। इतने सारे यूनिट, 5 क्वेश्चन मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बता दिए जूल को लेकर। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18th क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो ध्यान से समझना है आप लोगों को। क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो रही है, पर ध्यान रखना ये क्लासेस लंबी होने को नहीं देखना है, क्योंकि हमें थोड़े बहुत समय का ध्यान रखना है और हमें कंटेंट पर फोकस करना है। कंटेंट हमें कितना चाहिए, बस वही। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, कोई भी एक सीट है जो रबर के गद्दे से बनी हुई है, अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। बहुत शानदार प्रश्न है, एग्जाम्स में आएगा ये क्वेश्चन, और आ चुका है ये प्रश्न। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, तो आपने देखा होगा जब ऐसी सीट है जिसमें रबर के गद्दे लगे हुए हैं, तो वो सीट बैठने के बाद में क्या हो जाती है, अपना आकार आकृति बदल लेती है ना, वो थोड़ी सी झुक जाती है, जमीन पर झुक जाती है, तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी, या फिर स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, संचित ऊर्जा पाई जाती है, या विखंडन ऊर्जा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी वस्तु में या किसी ऑब्जेक्ट में उसके शेप साइज को लेकर, यानी कि उसका आकार, उसकी आकृति, उसका रूप बदल रहा है, यानी कि वो अपना शेप साइज और जो चीजें हैं वो बदल रहा है, तो फिजिकल चेंजेस उसके अंदर हो रहा है, तो ध्यान रखना ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना कि उसमें स्थितिज ऊर्जा ही प्रेजेंट होती है, फिजिकल। क्योंकि इसको जैसे ही आप छोड़ोगे ये वापस अपनी प्रियर पोजीशन पर आ जाएगा। जैसे हम लोग धनुष को खींचते हैं, तो धनुष को खींचने के बाद जब उस पर बल कम कर दिया जाता है, तो वह अपनी प्रियर पोजीशन पर आ जाता है। स्थितिज ऊर्जा, एक रबर को हम लोगों ने स्ट्रेस किया, तो रबर को जब हम लोग खींचते हैं तो उस पर हम लोगों ने एक स्ट्रेस फोर्स लगाया, तब उसके अंदर क्या हुआ, उसका वो खुद एक्सटेंड हुआ, और जैसे हम लोगों ने वो बल हटाया वो वापस अपनी प्रियर पोजीशन पे पहुंच जाता है। ऐसी सभी कंडीशन में आप लोगों को स्थितिज बल ही लगाना है। सही जवाब इस प्रश्न का क्या हो जाने वाला है, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों यूनिक क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा, और अच्छा है कि हम एग्जाम्स के पहले इन प्रश्नों को देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। अदरवाइज अगर इनका आपका मुकाबला एग्जाम में ही इनसे डायरेक्टली होता, तो हम कंफ्यूजन की वजह से काफी ज्यादा बच्चे इसको रॉन्ग करके आ जाते। चलिए 19 क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग में अगर 20% की वृद्धि होती है, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय 20%, तो आपको बताना था परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो गतिज ऊर्जा में जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो आपको बताना है। देखिए परसेंट ग्रोथ को लेकर है, अगर हम गतिज ऊर्जा, आपको यहां से रिलेशन भी पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है। तो अगर मैं P और K का काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है P²/2m, यानी आप किसी भी वृद्धि को अगर मोमेंटम में इंक्रीज कर रहे हो तो वो 2 टाइम इंक्रीज करेगा। अगर 20% की वृद्धि संवेग में हुई तो 20% 2 बार सक्सेसिव निकालना पड़ेगा आपको। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो 20% होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो यहाँ जो इंक्रीमेंट होगा वो 1 टाइम होगा। P² के फॉर्म में हम लोगों को लेके जाना है 5 to 6 और 5 to 6, 5 से 1 की वृद्धि, यानी कि 5 से 6 बढ़ना, 5 से 6 बढ़ना। यहां हमारे पास जो प्रियर वृद्धि के पहले यहां की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका वैल्यू था 25, और अब कितना हो गया 36 हो गया। कितना परसेंट इंक्रीज किया, तो 11 इंक्रीज किया, और 11 इंक्रीज किस पर होता है, 25 पर इंक्रीज होता है, तो हमें 100% का वैल्यू निकालना होता है। तो 25 for the 100 और 11 into 4 करते तो 44% यहां से टोटल इंक्रीमेंट आ जाएगा। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों? तो हम अगर देखेंगे कि वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि 44% की होगी। आपको इसका आंसर यहां से समझ में जरूर आया होगा। बस इसी प्रकार अगर आप लोगों को रिलेशन नहीं आते ना, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट माने जाएंगे। दोस्तों आज के सेशन का अंतिम प्रश्न जो आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, और ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। क्वेश्चन समझिएगा कि किसी वस्तु के वेग में 25% हम लोगों ने वृद्धि की है, गतिज ऊर्जा, अब आपको वेग यानी वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताना है। दोस्तों बहुत अच्छे से मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों के लिए। आपके ऑप्शन यहां पर देखे रखे कि 56.25%, 156.25%, 56.25% कमी, और 156.25% की कमी होगी। तो वृद्धि और कमी में आप लोगों को मुझे बताना इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। दोस्तों कैसा लग रहा है सेशन? अगर सेशन पसंद आ रहा है लाइक करना ना भूले, लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए, फालतू चीजों पर ध्यान न दीजिए, टारगेट बना लीजिए, और आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि अभी आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में भिड़ जाइए।
एक बार मंजिल मिल गई तो सब कुछ कर लेंगे। एक छोटा सा कुछ 2 लाइन मुझे याद आती है आप लोगों के लिए, सुनकर जाइएगा कि हम लोग कहते हैं चारों तरफ से मुसीबतों से घिर रहा हूं मैं। ये स्पेशली डेडिकेट मैं आपको कर रहा हूं। चारों तरफ से मुसीबतों से घिर रहा हूं मैं, और चलते चलते राहों में यूं गिर रहा हूं मैं। कुछ नहीं है इन हाथों में, इन आंखों में बस एक सपना है, और सनकी हूं दिल से कि कुछ बड़ा करना है। सनकी हूं दिल से कि कुछ बड़ा करना है। अब दुनिया वालों को आप क्या कहोगे सुनिएगा। तुम रोको टोको या मेरा मजाक बनाओ, और रह रह कर मेरे रास्ते में आओ। अब दुनिया वाले क्या करते हैं भाई वो सुनिएगा, रुकावटें बनते हैं आपके रास्ते में। वो चाहते हैं आप उनको ये कहोगे कि तुम रोको टोको या मेरा मजाक बनाओ, रह रह कर मेरे रास्ते में आओ। तोड़ दोगे पैर, तोड़ दोगे पैर तो रेंग कर चला जाऊंगा, और अगर तोड़ दिए हाथ तो हौसलों से चला जाऊंगा। अरे मंजिल पर पहुंच जाओ फिर मौत भी स्वीकार है, पर अभी कैसे हार जाऊं मैं। मेरी माँ को मेरी जीत का इंतजार है, मेरी माँ को मेरी जीत का इंतजार है। ये लाइन आप लोगों को जरूर भावुक करेगी। तो दोस्तों घर पे कोई तो है जो आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए पढ़ना है। बस जी जान लगा दीजिए अपने सपने को पूरा करने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने बहुत अच्छे से पढ़ाई जारी रखें।